पोखरण, राजस्थान, 15 फरवरी 2013। एक एयरफोर्स स्टेशन को, जो कि थार डेजर्ट के बीचों बीच था, हाई अलर्ट पर रखा गया था। देश भर से 100 से भी ज़्यादा लड़ाकू विमान वहां पर एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे, जिसका कोड नेम था आयरन फिस्ट। पोखरण, जो कि कई न्यूक्लियर टेस्ट का साक्षी रह चुका था, इस इवेंट का मेज़बान था। आयरन फिस्ट का न्यूक्लियर टेस्ट से तो कुछ लेना देना नहीं था, पर यहाँ पर हिंदुस्तान की एयरफोर्स अपनी अदम्य शक्ति का प्रदर्शन करने वाली थी, जिसमें रियल लाइफ वेपनरी का भी उपयोग होने वाला था। सिर्फ भारत से नहीं, दुनिया भर से कई सारे लीडर्स, डिप्लोमेट्स और प्रेस को इस इवेंट का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अपने पड़ोसियों और दुनिया को ये बताना कि एक शांतिप्रिय देश भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसका शांतिप्रिय होना कमज़ोरी समझा गया तो। लड़ाकू विमान जो कि रेगिस्तान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले थे, उसमें शामिल थे MiG-21, मिराज 2000, जगुआर फाइटर बॉम्बर्स और इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन कहे जाने वाले रशियन सुखोई Su-30 MKI। ये वही जेट है जिसको कि पीछे की सीट पर विंग कमांडर चौहान के साथ स्क्वाड्रन लीडर AR टमता आज से 4 दिन बाद मंगलवार 19 फरवरी 2013 को उड़ाने वाले थे। Su-30 को प्रैक्टिस सेशन के लिए 18,100 किलोग्राम बॉम्ब्स के साथ फिट किया गया और दोनों पायलट्स को 7,000 फीट की ऊंचाई पर नाइट ट्रेनिंग फ्लाइट के अंदर बॉम्बिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। सूरज कुछ पलों में निकलने ही वाला था कि तभी सुखोई अपने ट्विन मॉन्स्टर NPO सैटर्न AL-31 F3 इंजन्स की दहाड़ के साथ आसमान को चूमने चल देता है। हवा में थार के ऊपर विंग कमांडर चौहान और उनके साथी तुरंत ही प्लेन को 6,900 फीट की ऊंचाई पर ले जाते हैं और अगले ही पल विंग कमांडर चौहान बॉम्बिंग के लिए पैरामीटर्स को सेट करने में लग जाते हैं। उस समय आसमान में सुखोई अकेला नहीं था। 4 दिन बाद होने वाले आयरन फिस्ट इवेंट के लिए कई और फाइटर जेट्स भी थे जो उस समय अपने प्रैक्टिस सेशन पर थे। एक तो था जागुआर, जो कि खुद भी बॉम्बिंग रन पर था, और दूसरा था इजरायली मेड हिरोन सर्वेलेंस ड्रोन, जिसको कि बॉम्बिंग रन की फिल्म बनाने के लिए भेजा गया था। विंग कमांडर चौहान ने एयरक्राफ्ट मिशन कंप्यूटर का यूज़ करके उन जगहों को मैप पर चिन्हित किया जहां पर बम गिराए जाने थे। सारे डेटा को डालने के बाद जेट को बॉम्बिंग रन के लिए ऑटो पायलट पर डाल दिया गया। अब स्क्वाड्रन लीडर चमता द्वारा बटन दबाया जाना था और उसके बाद कुछ बॉम्ब्स को गिरना था, पर बटन दबाए जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ। ट्रिगर दबाए जाने के बाद विंग कमांडर चौहान ने 2 चीज़ें महसूस की। पहली तो बहुत तेज रोशनी, इतनी तेज कि आंखों को कुछ पल के लिए अंधा कर दे, और दूसरी कि फाइटर जेट अपने सेट पाथ से डाइवर्ट हो गया था। दोनों पायलट्स को ये समझते देर न लगी कि कुछ भयानक हो चुका है। फाइटर जेट के राइट विंग पर लगा हुआ बॉम्ब बिना फाइटर जेट से अलग हुए ही डेटोनेट हो गया था, जिसकी वजह से विंग के परखच्चे उड़ चुके थे और उसका मलबा बहुत तेज़ी से फाइटर जेट के कैनोपी को हिट कर रहा था और साथ में कॉकपिट में भी आ रहा था। इसी वक्त कैनोपी का एक हिस्सा टूटकर विंग कमांडर चौहान के हेलमेट पर आके लगता है, जिससे हेलमेट का वाइज़र भी टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा उनकी आंखों के बीचों बीच घुस जाता है, पर उन्हें वो उस समय नहीं पता चलता। पर सबसे ज़्यादा दिक्कत तो कैनोपी के टूटने के बाद कॉकपिट में खतरनाक आवाज़ के साथ आती हुई हवा पहुंचा रही थी, जिसकी वजह से दोनों पायलट्स के बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। जिस समय दोनों पायलट्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय अंधेरे में उनकी तरफ कुछ और भी था जो बढ़ रहा था। वह था हिरोन ड्रोन। लेकिन इससे पहले वो आपस में टकराते Su-30 बिल्कुल नोज डाउन पोस्चर में बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। इस समय तक पूरे एयरक्राफ्ट में आग लग चुकी होती है। विंग कमांडर चौहान 3 बार एयरक्राफ्ट से इजेक्ट होने का असफल प्रयास कर चुके थे। फाइटर जेट भी अब अपनी दुगनी रफ्तार से नीचे गिरने लगता है। अपने आखिरी प्रयास में विंग कमांडर चौहान ने अपनी पूरी जान से इजेक्शन हैंडल खींचा और जेट से इजेक्ट कर गए। अब दोनों ही पायलट्स अपने अपने पैराशूट से नीचे थार रेगिस्तान की तरफ अंधेरे में उतरने लगते हैं। लेकिन तभी दोनों के जहन में एक दूसरा भय समाने लगता है। उन्हें याद आता है कि जगुआर बॉम्बर भी उसी जगह अपनी बॉम्बिंग रन पर था। वो मन ही मन ईश्वर को याद करने लगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कंट्रोल रूम को उनके एक्सीडेंट का पता चल गया हो
और उन्होंने जगुआर को अपने बॉम्ब गिराने से पहले समय रहते मना कर दिया हो। किस्मत से ऐसा ही होता है और इस बात की सूचना मिलते ही जगुआर बिना कोई बॉम्ब गिराए अपने बेस पर वापस लौट जाता है। हिरोन ड्रोन अब भी हवा में था और उसने इस भयानक एक्सीडेंट को अपने कैमराज में कैप्चर कर लिया था। दोनों पायलट ज़मीन पर उतरते हैं। विंग कमांडर चौहान के चेहरे पर खून ही खून था और उसकी एक धार को तो वो अपने होठों पर भी महसूस कर रहे थे। वो तुरंत ही अपने हाथों को और पैरों को चेक करते हैं, अपने बैग को चेक करते हैं इस अंदेशे से कि कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, पर सब ठीक था। वो क्या कहते हैं मिलिट्री में, इन वन पीस। पर उनकी आंखों के बीच कट से खून निकल रहा था और उनका बायां हाथ भी बुरी तरह से जल गया था। वो घबराए हुए थे, पर इस बात की श्योरिटी थी कि वो सेफ थे। वो अपनी पत्नी अवंतिका, जो कि वहीं डेजर्ट बेस में अपने घर पर थीं, को टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, इजेक्टेड, आई एम ओके। मैसेज मिलने के बाद उनकी पत्नी उन्हें कॉल करने लगती हैं, पर गौरव फ़ोन नहीं उठाते। उनकी फ़ोन की बैटरी लो थी और उन्हें फ़ोन लाइट के ज़रिए हेलीकॉप्टर जो कि उनको रेस्क्यू करने वाला था उसको सिग्नल भेजना था। उनकी पत्नी की बार बार कॉल आने की वजह से वो एक बार फ़ोन उठा लेते हैं। उनकी पत्नी उनकी सकुशल होने के बारे में पूछती हैं तो वो प्यार से कहते हैं, मैं ठीक हूँ और अभी कॉल ना करो। दोनों पायलट्स को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। एक नेशनल इवेंट से पहले ऐसी दुर्घटना हो जाना एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है। कुछ चोटें और बर्न्स के ठीक होने के बाद उन्हें इस बात का डर नहीं था कि वो दोबारा नहीं उड़ पाएंगे। विंग कमांडर चौहान की पत्नी, जो कि उस समय 6 माह की गर्भवती थी, बताती हैं कि जब वो एक्सीडेंट के तुरंत बाद उन्हें देखने पहुंची तो उनकी गर्दन पर पट्टा लगा हुआ था। उनका आधा चेहरा खून से लथपथ था। यह सब देखकर उनकी हिम्मत टूटने लगी थी, पर वो जब हिम्मत करके उनके पास जाती हैं तो देखती हैं कि पट्टियों और खून के बीच विंग कमांडर चौहान अभी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के 1 साल बाद उन्हें वापस फ्लाइंग के लिए फिट घोषित कर दिया गया और इस बात से विंग कमांडर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। उन्हें इतना उत्साहित देखकर वो कहती हैं कि शायद इसीलिए कहा जाता है कि वंस अ फाइटर पायलट ऑलवेज अ फाइटर।